सबसे पहले पांचजन्य के प्रथम संपादक तथा हम सब के प्रेरणा स्रोत्र पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर मैं उनको अभिवादन करता हूं और मुझे इस बात की खुशी है कि उनके जन्मदिन पर ही सुशासन की संकल्पना को लेकर हमारे पांचजन्य के सहयोगियों ने आज ये आयोजन किया है। मैं सबसे पहले आप सबको विश्वास के साथ ये बताना चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर जो कार्य कर रहे हैं उसका उद्देश्य हम सब के सामने है। हमारे राष्ट्र को, हमारी भारत माता को सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाना, शक्तिशाली बनाना, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना, सामाजिक आर्थिक समता की स्थापना करना और व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है, ऐसी समाज रचना का निर्माण करना। ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, रिसर्च, जिसको हम नॉलेज कहते हैं, उसका उपयोग करके हम लोग हमारी मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, परिवार पद्धति जो है, जिसकी विरासत हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत से हमको मिली है, उसके आधार पर हमारे इस देश को दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनाना और प्रगतिशील विचारों के आधार पर इस देश को विश्व शक्ति बनाते समय हम लोगों ने ये तय किया है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम 5 साल के अंदर विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बने। तो मुझे लगता है कि ये जब संकल्पना जो है ये हमारी विचारों के साथ जुड़ी हुई है। आप सबको पता होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सबसे बड़ी विशेषता अगर कोई थी तो वो प्रखर राष्ट्रभक्त थे। उनकी कविताओं में, उनके लेखों में, उनके भाषणों में हर बार सबसे महत्वपूर्ण बात अगर कोई होती थी तो वो नेशनलिज्म, यही उनके विचारों का आत्मा था। राष्ट्र सर्वोपरि है और ये जो राष्ट्र सर्वोपरि है वो राष्ट्रवाद का विचार हमारा आत्मा है और इस राष्ट्रवाद के विचारों के आधार पर अगर हमारे राष्ट्र को सही में सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली करना है, विश्वगुरु बनाना है, तो वो कैसे बनेगा? तो उसके लिए सुशासन और विकास और सागर मंथन का भी चिंतन जो है वो सुशासन के साथ जुड़ा हुआ है। गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, और गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट जिसके साथ हमारी कटिबद्धता है, ये हमारा एक प्रकार से मिशन है और उद्देश्य जो हमारा है वो है अंत्योदय, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन था कि जिसमें समाज में जो सबसे आखिरी व्यक्ति है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस आखिरी व्यक्ति को हम भगवान माने और उसकी निरंतर सेवा करते रहे और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा उस दिन हमारा उद्दिष्ट, मिशन पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के रूप में हमारे जीवन का उद्दिष्ट है। अब मैं आपको सबसे पहले ये बात आपके विचारार्थ रखूंगा कि इस देश के विकास के लिए हमें क्यों, हमारा ही मॉडल उपयुक्त क्यों है? हम जो कुछ कह रहे वही मार्ग सबसे अच्छा क्यों है? क्या जो उद्दिष्ट हमने तय किया है वो इस मार्ग से हासिल हो सकता है क्या? तो इसके लिए निश्चित रूप से हमारे विचार परिवार में और विशेष रूप से राष्ट्रवादी विचार करने वाले लोगों के मन में जब तक पुरानी बातों का इतिहास की कंपैरिजन हमारी बातों से नहीं होगी तो हमें आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा, पॉजिटिविटी नहीं बढ़ेगी। 1947 में भारत को स्वाधीनता मिलने के बाद आज 75 साल हुए हैं, पर इस 75 साल के अमृत महोत्सव के इस कार्यकाल में आप थोड़ा याद करिए कि 47 के बाद क्या स्थिति थी। 47 के बाद में कौन सा इकोनॉमिक मॉडल हमारे देश में लोगों ने स्वीकार किया था? किस प्रकार से उस समय के राजनीतिज्ञ
हमारे देश को किस तरह लेकर किस उद्देश्य से कहां ले जाने की कोशिश कर रहे थे, और जो उनके कार्य का, उनके विचारों का मूल्यांकन और उसके परफॉर्मेंस ऑडिट के आधार पर क्या वो सही थे या गलत थे, इसका चिंतन करने के बाद हमारे विचारों के आधार पर भविष्य की दिशा हमको निश्चित करनी होगी। मुझे याद है, मैं तो 57 में मेरा जन्म हुआ है, पर याद है मुझे कि हमारे देश में तीन विचार प्रवाह बहुत ताकतवान थे। एक पहला प्रवाह जो था वो विशेष रूप से समाजवादी विचारधारा के आधार पर अनेक लोग कन्विक्शन के रूप में काम कर रहे थे, और कांग्रेस ने महात्मा गांधी जी के विचारों के आधार पर कांग्रेस की स्थापना हुई। पर बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लोकतंत्र और समाजवाद, इस बात को लेकर उन्होंने ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, इन सबको जो गांधी जी कहते थे, स्वदेशी, स्वावलंबन और स्वातंत्र, उस बातों में थोड़ा सा इंफोसिस कम हुआ, और लोकतंत्र और समाजवाद, इसके आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कांग्रेस को नेतृत्व देके अपनी नीतियों को तय किया। परिणाम क्या हुआ कि बड़े बड़े स्टील प्लांट आए, भिलाई का, राउरकेला का या बाकी सब, कहां से आए? तो रशिया से आए। पावर प्रोजेक्ट में टर्बाइंस और बॉयलर कहां से आए? रशिया से आए। और धीरे धीरे बड़े प्रमाण पर हमारे यहां एक संकल्पना थी कि जो भी करेगा वो सरकार करेगा, और सरकार करते समय बजट की जो कुछ मर्यादा थी उसको ध्यान में लेकर हमने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इन सब बातों के लिए लोकतंत्र और समाजवादी इस व्यवस्था पर कांग्रेस इस बात को लेकर देश के जिस उद्देश्य को हम सब पूरा करना चाहते थे वहां लेके गई। दूसरा जो विचार प्रवाह था वो सोशलिस्ट था, समाजवादी था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उसके बाद में मधुलिमय, जॉर्ज फर्नांडिस, मधु दंडवती जी, काफी बड़ी स्टॉलवर लीडर्स थे, और वो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करते थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी इसके प्रखर समर्थक भी थे, और उन्हीं की प्रेरणा से ये विचार शुरू हुआ, और फिर समाजवादी, संयुक्त समाजवादी, प्रजा समाजवादी, अनेक बातों का उसमें हुआ, और ये समाजवादी मूवमेंट चली। और समाजवादी मूवमेंट में भी देश के अनेक कोनों में राजनीतिक सफलता भी हासिल की। विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, ये जो मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में ये जो समाजवादी पार्टी तैयार हुई, वो लोहिया जी के विचारों के आधार पर उन्होंने कार्य किया। बिहार में भी काफी जगह पर सरकारें आई। तीसरी जो बात थी वो थी स्वतंत्र पार्टी, जो लिबरल इकोनॉमी थी, जो अमेरिकन साम्राज्यवादी विचारधारा से जुड़ी हुई थी। उस लिबरल इकोनॉमी के आधार पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करके एक स्वतंत्र पार्टी की स्थापना हुई। अब यह अमृत महोत्सव के समय हम लोगों के लिए विशेष रूप से इसका विचार करना इसलिए आवश्यक है कि तीनों बातों के परिणाम क्या निकले। तीनों विचारों के आधार पर देश के विकास में, राष्ट्र के पुनर्निर्माण में, गांव, गरीब, मजदूर, किसान के कल्याण में, ये पूरे मूल्यांकन में किसके किसके क्या क्या परिणाम हुए, इसका अगर मोटे तौर पर अध्ययन किया जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो सफलता उन्होंने भी एक्सपेक्ट की थी वो नहीं मिली। इसके साथ हमारे पास जो तीसरी बात थी वो कम्युनिस्ट विचारधारा की थी। वो अलग थी, कहीं उसका स्तोत्र रशिया में था, कहीं चाइना में था, और उसके बारे में भी एक बहुत बड़ा ग्लैमर था। उस समय यंग आदमी कोई होता था, वो खुद को कम्युनिस्ट कहने में बड़े अभिमान से कहता था कि मैं कम्युनिस्ट हूं, और इसलिए रशिया और चीन, इसमें लेनिन, मार्क्सिस्ट, इसके आधार पर कम्युनिस्ट पार्टी भी आई, और उन्होंने वर्ग विग्रह की बात की, और गरीब और धनवान लोगों के बीच में जो खाई थी उसको कम करने के लिए उन्होंने गांव, गरीब, मजदूर, किसान को इकट्ठा करके एक सेंट्रिक ऐसी विचारधारा तैयार की कि जिसमें आर्थिक विषमता कम होगी, ऐसा उनका दावा था। पर आज वो भी बात है कि वो भी अपने कसौटी पर फेल हुई। मैं चाइना गया था, तो चाइना में मुझे शंघाई देखने के लिए मिला। मुझे उस समय मैं पार्टी का अध्यक्ष था, बीजेपी का, और एक डेलीगेशन लेके हम चाइना में गए थे। तो एक बात मैंने देखी कि केवल लाल झंडा जो था वो केवल बाकी था,
बाकी सब बातें कम्युनिस्ट पार्टी ने छोड़ दी। तो मैंने उनको प्रश्न पूछा कि आप तो ये जो पुरानी बातें थी, जो मार्क्स से लेकर लेनिन से लेकर माओ तक आपने किताबों में अपने कन्विक्शन में लिखी थी, ये शंघाई में तो डेवलपमेंट पूरी, जैसे नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस होते हैं एनआरआई, वैसे नॉन रेसिडेंशियल चाइनीज जो है उन्होंने डेवलपमेंट की, उनका पैसा आया है। जो मंगोलियन वंश के दुनिया में गए थे उनके पास काफी पैसा था और उसका लिबरल इकोनॉमी के आधार पर चाइना के विकास की योजना बनी। चाइना ने लगभग लिबरल इकोनॉमी को स्वीकार किया। रशिया ने भी कम्युनिस्ट पार्टी को विचारधारा को छोड़ दिया और समाजवादी पार्टी की स्थिति ऐसी हुई कि दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। तो स्वाभाविक रूप से समाजवादी खत्म, कम्युनिस्ट खत्म और कांग्रेस तो कंफ्यूज पार्टी है। लोकतंत्र और समाजवाद के आधार पर कांग्रेस में अलग अलग प्रकार के आती रही। तो फिर प्रश्न ये उठता है और जो सागर मंथन में जिसका जवाब हमको देना है कि ये तीनों विफलता के बाद हमारे राष्ट्र को, हमारे मातृभूमि को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए, विश्वगुरु बनाने के लिए हम हमारी विचारधारा के आधार पर, जो आर्थिक मॉडल के आधार पर हम लोग इस देश को बदलना चाहते हैं, राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं, वो हमारी नीतियां क्या है, वो हमारे कार्यक्रम क्या है, वो हमारे विचार क्या है। यही मुझे लगता है कि हमारे सागर मंथन से यही मंथन निकलकर भविष्य के लिए अगर निकलेगा तो हमारे लिए उपयोगी होगा। फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक विजन एंड फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग, इसके आधार पर हमारे राष्ट्र की आर्थिक संरचना को, हम कैसी अर्थव्यवस्था को निर्माण करना चाहते हैं। पहली बात है कि हम गरीबी दूर करना चाहते हैं। गरीबी अगर दूर करनी है तो रोजगार निर्माण करने चाहिए। अगर रोजगार निर्माण करने चाहिए तो हमको उद्योग व्यापार को बढ़ाना होगा, खेती का विकास करना होगा। और जब तक कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तब तक रोजगार निर्माण नहीं होगा। रोजगार निर्माण नहीं होगा तब तक गरीबी दूर नहीं होगी। और इसी के आधार पर हमने ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सामाजिक आर्थिक चिंतन से जो बात हमको मिली है वो यही है कि हम समाज के सबसे आखिरी पायदान पर जो खड़ा है, जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, उस दरिद्र नारायण को केंद्र बिंदु मानकर हम हमारे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की दिशा निश्चित करें। अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पूरे विश्व में राष्ट्रवाद का विचारधारा, राष्ट्र को सामर्थ्यवान बनाने के लिए सुशासन और विकास, और सुशासन और विकास में हमारा उद्दिष्ट अंत्योदय, इसके आधार पर आज इस परिप्रेक्ष्य में हम किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं, हम किस प्रकार का पावर। अब जैसे आपको यह भी पता है कि हमारे को पावर चाहिए, पर हम थर्मल पावर प्लांट लगाएंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएंगे, तो ऐसा विकास हमको नहीं चाहिए। हमको चाहिए इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इथिक्स क्या है, जिसकी चर्चा मैंने की है, जिसका उद्दिष्ट की चर्चा की है। उद्दिष्ट को पूरा करने के लिए इकोनॉमी कैसी चाहिए वो हमको मॉडल जगह के सामने रखना है। और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इसको प्रोटेक्ट करते हुए विकास में और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में समन्वय करके, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके विकास में हमको आगे निकलना है। और इसलिए इसमें जो 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है कि हमारे जीडीपी ग्रोथ में 12 से 14% ग्रोथ आती एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से। फिर उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हमारी आती है 22 से 24% और सर्विस सेक्टर से आती है 52 से 54%। अब हमारा देश जो है 1947 में गांधी जी कहते थे हमारा देश गांव में बसा हुआ है। 80 to 85% पॉपुलेशन गांव में थी। आज 30% पॉपुलेशन माइग्रेट हुई। माइग्रेट क्यों हुई? क्योंकि गांव में लोगों को रोजगार नहीं, गांव में स्कूल नहीं, गांव में जाने के लिए रोड नहीं, गांव में पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं, किसान के फसल को सही दाम नहीं, और जिसके कारण प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज नहीं। अब ये सब परिणामों के कारण बड़े प्रमाण पर गांव से लोग शहरों के तरफ आए, माइग्रेशन हुआ।
अब पुणे, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता, दिल्ली, इन सब शहरों की पॉपुलेशन बढ़ गई, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, और जो एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल और फॉरेस्ट जो है वो निग्लेक्ट हुआ, और जिसके कारण आर्थिक विषमता भी बढ़ी। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमको सोचना होगा कि गांव, गरीब, मजदूर, किसान का अगर कल्याण करना है तो जल, जमीन, जंगल और जानवर, इस पर आधारित आधुनिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण ऐसी व्यवस्था को हमको निर्माण करना होगा। कॉन्सेप्ट तो बहुत बड़ा है, अब इतना डिटेल में समय भी नहीं है, पर मैं एक उदाहरण देता हूं। हम लोग गाय के बारे में हमारा संबंध आस्था है, श्रद्धा है। अब 1952 में हमारे गुजरात से गिर जात की एक गाय ब्राजील में गई थी, और उस गाय को उन्होंने डेवलप किया, और वो 60 लीटर दूध देती है। फिर उस गाय से एक बुल तैयार हुआ, टोरंटो, और वो जो टोरंटो था वो देशी गाय जो थी वो गिर, उससे तैयार हुई, उससे वो बुल तैयार हुआ, और उसका सीमेंस निकालकर हिंदुस्तान के देशी गाय को अगर हमने दिया तो 2 लीटर के गाय से गोरी बनती है 25 लीटर की। हर देशी गाय अगर 25 से 40 लीटर दूध देने वाली होगी तो गांव में गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी क्यों रहेगी? अब उसमें नई टेक्नोलॉजी आई, एम्ब्रियो ट्रांसफर, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी। ये सब हमने किया है, नागपुर में भी है, अभी यहाँ सांगली में चितड़े जी ने किया, और शरद पवार के यहाँ बारामती में, दोनों प्लांट का उद्घाटन मैंने किया है। तो अब क्या हुए, ये जो विश्व हिंदू परिषद में धर्म वापसी आंदोलन, ये वही आंदोलन है। अगर आप जर्सी को और हुस्टन को अगर गिर जाए का सीमेंस लगा दो तो 3 वेत में वो देशी हो जाएगी, यानी कन्वर्शन जो गए हैं बाहर उनको वापसी लाने का कार्यक्रम हो गया, यानी हमारी पूरी ब्रीड देशी बन जाएगी। दूसरा ऐसा टेक्नोलॉजी आया है कि गोरी होगी, गोरा नहीं होगा, बेटी बचाओ अभियान की जरूरत नहीं। अब यह टेक्नोलॉजी आ गई, और पूरी गिर, साहिवाल, राठी जो हमारी देशी नस्ल है, ये गाय अगर पूरे देश में तैयार होगी, और ये गाय की जो गोरी तैयार होगी वो 30-30, 40-40 लीटर की होगी, तो हमारे देश में किसान आत्महत्या क्यों करेंगे? अभी हमारे यहां मदर डेयरी लाई हमने विदर्भ में, मैं विदर्भ में हूं, नागपुर में, हमारे यहां 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है। और मराठवाड़ा और विदर्भ के जिलों को लेकर अब ये बड़ा काम शुरू हुआ है। अब नागपुर में मैंने ये लेबोरेटरी तैयार की, और मैं अब हमारे गोरक्षण वालों को बोलता हूं, तुम गोरक्षण डालने की जरूरत ही नहीं है। आप अगर ये वहां जैसे गोट फार्म होता है वैसे काउ फार्म खोलिए, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फॉर काउ, और 2 लीटर के गाय को अगर आप नेपियर ग्रास अच्छा लगाकर उसको साइलोज में डालते तो साल भर ग्रीन घास मिलता है। और अभी हमने हमारे यहां तैयार किया है कि जो कॉर्न है, सोयाबीन की केक है, कम पैसे में ज्यादातर प्रोटीन किसमें है? देखो कितना दुर्भाग्य है देश में, हमारे देश में सोयाबीन तैयार होता है, उसमें 49% प्रोटीन है, और पूरा सोयाबीन की केक हम एक्सपोर्ट करते हैं साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और चाइना, क्योंकि 49% प्रोटीन वाली जो डेप है वो जाकर जो सफेद रंग के सुअर है वो मोटे बनते हैं और उनका मांस वहां खाते हैं, और यहां आदिवासी मैल न्यूट्रिशन से और कुपोषण से मर रहे हैं। तो ये सोयाबीन के इसका भाव है 55 रुपए किलो, जिसमें 49% प्रोटीन है। और अभी कुछ ऐसे, अभी मुंबई में एक ने ये सोयाबीन के केक से एक सेव बनाई है, इतनी अच्छी और टेस्टी है। तो मैं हमारे फूड एंड टेक्नोलॉजी को ये कहा कि भाई आप सोयाबीन की केक के फूड आइटम तैयार करिए जिसमें 49% प्रोटीन है, और उसके लड्डू और उसकी सेव और उसकी पपड़ी अगर ये आदिवासी अगर खाएंगे तो क्यों आत्महत्या करेंगे? तो एक तरफ विचार पूरा नहीं है, जैसे केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज, वैसे हिंदुत्व का, भारतीयत्व का, राष्ट्रवाद का विचार, उसका आत्मा, उसका स्पिरिट एक ही है, पर समय के साथ आयुर्वेद से लेकर योग विज्ञान तक और छोटे छोटे टेक्नोलॉजी का ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल, सक्सेसफुल प्रैक्टिस, इन सबको हम नॉलेज कहते हैं।
और नॉलेज का संबंध, टेक्नोलॉजी का संबंध अगर हम हमारे मूल्याधिष्ठित विचारधारा के साथ जोड़ेंगे, एक तरफ संस्कारों के आधार पर समाज रचना खड़ी करेंगे। डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा था कि हमारा देश अच्छा होना चाहिए, सुराज्य स्थापन होना चाहिए, पर पहले यह सोचना होगा कि इतने राजे होने के बाद, इतनी ताकत होने के बाद व्यापार करने हुए आए हुए अंग्रेज यहां के शासक बन गए और हम गुलाम बन गए, इसका कारण क्यों है? तो उन्होंने कहा कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु व्यक्ति है और एक एक व्यक्ति को इकट्ठा करके एक समाज बनता है और अनेक समाज जब इकट्ठा होते तो एक राष्ट्र बनता है। तो व्यक्ति को संस्कारित करना, व्यक्ति निर्माण और राष्ट्र निर्माण दोनों का समन्वय करके उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी और उसी विचार के आधार पर ज्ञान विज्ञान तंत्र विज्ञान, मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन, दो शब्दों में फर्क है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेस्टर्नाइजेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट मॉडर्नाइजेशन। तो हमारी आधुनिकीकरण की जो टेक्नोलॉजी की हमारी संकल्पना है उसका उपयोग करके, जैसे हमारा पंचकर्म है, आयुर्वेद है, योग विज्ञान है, वर्ल्ड में पॉपुलर हुआ है। मोदी जी ने यूनो में जब योगा डे की बात की, आज पूरे वर्ल्ड में योगा डे बनाया जा रहा है। अभी श्री श्री रविशंकर जी ने वॉशिंगटन पर कार्यक्रम किया था, भारतीय संस्कृति इतिहास इसके आधार पर 1.5 लाख लोग विदेशों से आए थे, बड़े बड़े देश के प्रधानमंत्री और ये बड़े लोग आए थे। तो पूरे विश्व में हिंदू जीवन पद्धति, हिंदू विचार पद्धति, हिंदू संस्कृति, जिसको लोग भारतीय संस्कृति कहते हैं, जिसके लिए विवेकानंद जी का आधार हम लेते हैं, ये कोई जातीयवादी दृष्टिकोण नहीं है। ये समाज को दो समाज में बांटने वाला नहीं है। हमारी संस्कृति क्या कहती है कि विश्व का कल्याण हो, पहले मेरा कल्याण हो, यह कहीं नहीं कहा जाता है। विश्व का कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, ऐसा एक सामूहिक पूरे विश्व के कल्याण का विचार। और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदुत्व ये वे ऑफ लाइफ है, ये जीवन पद्धति है। जैसे आप धर्म के आधार पर कहते हैं, कोई पत्रकार कहता है कि मैं मेरे धर्म का पालन कर रहा हूं, इसमें धर्म का शब्द जो है वो कर्तव्य के साथ जुड़ा हुआ है। कोड ऑफ कंडक्ट जैसा है, टू रन द सोसाइटी, वो कर्तव्य के साथ जुड़ा हुआ है, वो धर्म है। और धर्म के प्रति आस्था रखना यह सांप्रदायिक और जातीय दृष्टिकोण नहीं है। छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता समूल नष्ट होनी चाहिए। हमारे बाबा साहेब देवव्रत जी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक थे, उन्होंने पूना की वसंत व्याख्यानमाला में जो भाषण दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर अस्पृश्यता और जातीयवाद बुरा नहीं है तो दूसरी कोई चीजें बुरी नहीं हो सकती। हमें जातीयवाद, अस्पृश्यता, छुआछूत को नष्ट करना है। मानवता के आधार पर व्यक्ति जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं है, तो सामाजिक समता प्रस्थापित करनी है। इकोनॉमिक मॉडल में गरीबी दूर करने वाली, पर्यावरण की रक्षा करने वाली और भारत को विश्वगुरु बनाने वाली अर्थव्यवस्था हमको निर्माण करनी है। और इसलिए इस उद्दिष्ट को पूरा करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? आज हमें अवसर मिला कि हम सत्तारूढ़ पार्टी में हैं, तो सत्तारूढ़ पार्टी में हमारे पॉलिसीज के द्वारा, हमारी नीतियों के द्वारा हम देश को समृद्ध संपन्न कैसे बनाएंगे। अभी जब मैं रोड सेक्टर में हूं, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। ये गोवा 2 लोकसभा का जगह है, वहां अभी तक 25,000 करोड़ खर्चा किए इनको। इसका कारण पैसा कैसे आता है? तो पैसे का मॉडल तैयार किया है। मैं मुंबई में 55 उड्डान पुल बनाया और मैंने मुंबई पुणे हाईवे बनाया और वर्ली बांद्रा बनाया, तो मेरे ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ। तो हाउस में मुझे पूछा गया कि जब ये बीओटी पे कर रहे हो रोड, तो सरकार भी बीओटी में क्यों नहीं चलाते? तब मैंने कहा था कि मैं बीओटी के पीछे व्हाट इज माय इंस्पिरेशन, कि मैं मुंबई के पुल, मुंबई पुणे हाईवे, वर्ली बांद्रा, ये पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से बनाऊंगा और बजट का पैसा जो कम होगा वो हिंदुस्तान के हर महाराष्ट्र के हर छोटे गांव को, जिस गांव में जाने के लिए रोड नहीं, उसको मैं अच्छा करने के लिए खर्चा करूंगा। मैं 16,000 गांवों को रोड बना सका महाराष्ट्र में, इसका कारण पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से मुंबई के फ्लाईओवर बने।
तो इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन बिहाइंड पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये एक प्रकार से गरीबों का कल्याण, गांव का कल्याण, किसानों का कल्याण। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे बुलाया और हिंदुस्तान के इतिहास में यही सुशासन है। वो पहले प्रधानमंत्री थे, उनने मुझे कहा नीति ने बहुत काम हो गया, मैं 34-35 साल का था, और बोले अब तुम एक काम करो, तो आप गांव को जोड़ने वाली योजना तुम तैयार करो। सुंदरलाल पटवा ग्रामीण विकास मंत्री थे, मुझे लेके गए थे और बोले मुझे स्कीम लेके आओ। और मुझे सौभाग्य है मेरा कि आज तक के इतिहास के हिंदुस्तान के सबसे फ्लैगशिप स्कीम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। और 6.5 लाख गांवों में से 4.5 लाख गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने का काम हिंदुस्तान के इतिहास में, यानी गांवों को सही स्वाधीनता और स्वतंत्रता मिली, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के इस पॉलिसी ने दी। यही सुशासन है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी कहते थे कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये लाखों गांवों में बसे हुए गरीब लोगों के लिए रोड दिया, बच्चे स्कूल में जाने लगे, गांव का फल फूल सब्जियां दूध गांव में आने लगा, किसान का कल्याण हुआ, गांव की स्कूलें अच्छी हुई, एक प्रकार से नया सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुआ। यही सुशासन है। सुदर्शन जी मुझे कहते थे, मैं दूसरी बात कहूंगा, मैं सुदर्शन जी के साथ बैठता था 2000 उनके मृत्यु के 2-3 साल पहले, और मुझे कहते थे नितिन ये आतंकवाद की समस्या क्यों है? बोला क्यों है? बोले ये पेट्रोल डीजल और फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट में इस समस्या का समाधान है। जिस दिन ये इंपोर्ट बंद नहीं होगा, विश्व में आतंकवाद समाप्त नहीं होगा। हमारे देश का आज इंपोर्ट कितना है? 16 लाख करोड़ का है। क्या ये इंपोर्ट अगर हमने कम किया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, तो क्या ये 16 लाख करोड़ कहां जाएंगे? ये हिंदुस्तान के गरीब के हाथ में जाएंगे। और इसलिए अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल हमारी सरकार ने लाई। अब मेरे पास इथेनॉल पर चलने वाली गाड़ी है टोयोटा, मैं प्रचार करता हूं बायो फ्यूल और या अल्टरनेटिव फ्यूल का। मेरा तो मकसद है लाइफ का, साले पेट्रोल डीजल वालों का बैंड बाजा ही बजाना है। इनका जिस दिन एक बूंद नहीं आएगा हिंदुस्तान में, वो एक नया स्वातंत्र मिलेगा, ऐसा मैं समझता हूं। ऐसे पोल्यूशन भी हो रहा है। अब किसान शुगर केन जूस से इथेनॉल बना रहे हैं, बी मोलाइसिस से इथेनॉल बना रहे हैं, सी मोलाइसिस से इथेनॉल बना रहे हैं, बांबू से इथेनॉल बना रहे हैं, कॉर्न से इथेनॉल बना रहे हैं, राइस, कट राइस से, ब्रोकन राइस से इथेनॉल बना रहे हैं, अब फूड ग्रेन से इथेनॉल बन रहा है, परली से, राइस स्ट्रॉ से इथेनॉल बन रहा है। और आपको उधर ये इथेनॉल पर मैं जिद्द से ट्रांसपोर्ट मंत्री पीछे लगा, बजाज, टीवीएस और हीरो तीनों ने अपनी स्कूटर, ऑटो रिक्शा 100% इथेनॉल पर लाई। और मेरे पास अभी दिल्ली में गाड़ी है इनोवा। मैं 5-6 जने को कहूंगा कि भाई एक बार ये अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल का अंक, एक विशेष अंक करिए। वो गाड़ी में घुमाऊंगा। वो गाड़ी इतनी सुंदर है कि वो 100% इथेनॉल पे चलती है। इथेनॉल का रेट 60 रुपए लीटर, पेट्रोल का 120 रुपए लीटर। गाड़ी इथेनॉल पे चलते हुए 60% बिजली तैयार करती है और 40% इथेनॉल पर चलती है। तो अगर पेट्रोल की पर लीटर एवरेज के हिसाब से हिसाब करेंगे तो पेट्रोल 120 लीटर का जो है वो 25 रुपए लीटर उसका भाव होगा। और ये किसानों ने तैयार किए हुए ईंधन पर पेट्रोल से अच्छा, नो पोल्यूशन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, तो पूरी इथेनॉल की इकोनॉमी अगर हो जाएगी तो पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करने की जरूरत क्या है? अभी हाइड्रोजन की गाड़ी है मेरे पास। हाइड्रोजन की गाड़ी, स्वदेशी स्वावलंबन का विचार है पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ कमिटमेंट है। अब हाइड्रोजन की गाड़ी का नाम है मिराई। और ये जो इथेनॉल की गाड़ी बताई, ये यूरो 6 स्टैंडर्ड की पोल्यूशन की वर्ल्ड की पहली गाड़ी है टोयोटा की। मैंने जानबूझकर वो प्रचार के लिए लाई और मैं वापरता हूं। अब गाड़ी दूसरी है हाइड्रोजन पर। अब ये जो इसका नाम है मिराई, मिराई मीन्स फ्यूचर, भविष्य।
और ये भविष्य है। अभी ये इंडस्ट्री में, स्टील में, केमिकल इंडस्ट्री में जो कोयला जलाते, पेट्रोल क्रूड ऑयल जलाते, पूरा हाइड्रोजन पे होगा। हाइड्रोजन 4 प्रकार का है। पहला हाइड्रोजन जो है वो पेट्रोलियम से निकलता है, वो ब्राउन हाइड्रोजन। दूसरा हाइड्रोजन जो है वो कोयले से बनता है, वो ब्लैक हाइड्रोजन। और तीसरा हाइड्रोजन जो है वो पानी से बनता है और ऑर्गेनिक वेस्ट से बनता है, वो है ग्रीन हाइड्रोजन। अब जो पानी से हाइड्रोजन बनता है उसमें इलेक्ट्रोलाइजर लगते हैं। इंडिया इज द नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड कि जो इलेक्ट्रोलाइजर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भारत करता है और अमेरिका में जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइजर है, ये बेंगलोर में एक कंपनी बना थी, मैंने उनके इनॉग्रेशन किया था। पर 1 किलो हाइड्रोजन के लिए 50 यूनिट पावर लगती है। अगर सोलर पावर 3 रुपए अगर पकड़ेंगे तो 150 रुपए की हो गई, तो हाइड्रोजन का भाव 300 रुपए किलो जाएगा। 1 किलो हाइड्रोजन इक्वल टू 4 लीटर ऑफ डीजल, 3 to 4 लीटर। तो स्वाभाविक रूप से मैंने तय किया कि हाइड्रोजन का रेट $1 के नीचे लाएंगे। अगर $1 के नीचे यानी 80 रुपए में अगर 1 किलो हाइड्रोजन मिलेगा तो 4 लीटर के बराबर होगा, यानी 400 रुपए के डीजल के तुलना में 100 रुपए का हाइड्रोजन, तो सस्ता होगा। और हाइड्रोजन पर अगर गाड़ियां चलेगी, ट्रक चलेगी, बसेस चलेगी। अब हो गया, टाटा और लेलैंड ने उनके आईसी इंजन में हाइड्रोजन डालने के ट्रक मैंने लॉन्च किए। अब कार आ रही हाइड्रोजन की, बसेस आ रही हाइड्रोजन की, और पानी से हाइड्रोजन निकालने की 2 टेक्नोलॉजी अभी निकली और अभी काफी इंडिया में काम हो रहा है। वो पहला यह है कि हमारे यहां कचरे से मीथेन निकालकर हाइड्रोजन निकाले। हिंदुस्तान केमिकल इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलोर में उन्होंने रिसर्च किया, और डॉक्टर यादव है केमिकल इंस्टीट्यूट मुंबई के, उन्होंने तैयार किया। और दोनों ने मुझे आश्वस्त किया कि हम लोग $1 के नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। यही तो राष्ट्रवाद है, यही तो स्वदेशी है। इंपोर्ट को कम करना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना, गरीबी को दूर करना, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल को खड़ा करना। 50 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। अब मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मंत्री हूं। हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जब हमारी सरकार आई, जब मोदी जी ने चार्ज लिया, तब 7 लाख करोड़ की थी। आज हमारी इंडस्ट्री 12.5 लाख करोड़ की है, और दिस इज द इंडस्ट्री विच क्रिएट मैक्सिमम जॉब। 4.5 करोड़ लोगों को जॉब दिया है। राज्य सरकार और भारत सरकार को सबसे ज्यादा जीएसटी देने वाली इंडस्ट्री है। और ये जो इंडस्ट्री है, ये हमारा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाली है। और अब हमने तय किया है कि विश्वगुरु बनना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, वर्ल्ड की तीसरी अर्थव्यवस्था बननी है, और दुनिया के सब ब्रांड हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो हम आने वाले समय में हम विश्व में प्रथम नंबर पर जाएंगे। जो नंबर था हमारा 7वें नंबर पर, अभी 3 महीने पहले हम 3रे नंबर पर आए। हमने जापान को पीछे डाला और हम 3रे नंबर पर आए। और मैं विश्वास दिलाता हूं 5 साल के अंदर, अभी फिलहाल स्थिति ऐसी है कि चाइना पहले नंबर पर, अमेरिका दूसरे नंबर पर, भारत 3रे नंबर पर आत्मनिर्भर भारत सुशासन के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा आने वाले समय में 5 साल के अंदर ये इंडस्ट्री, हम लोग विश्व की नंबर 1 की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बनेंगे और निश्चित रूप से पूरे देश को एक्सपोर्ट करेंगे। अभी ट्रैक्टर इलेक्ट्रिक पर तैयार हो रहा है, ट्रक इलेक्ट्रिक पर तैयार हो रहा है, रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे, मैं 260 प्रोजेक्ट को मैं काम कर रहा हूं। अब हवा में चलने वाली डबल डेकर बस ला रहे। तो मुझे आप बताइए कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आत्मनिर्भर भारत बनना, गरीबी को दूर करना, राष्ट्र को सामर्थ्यवान करना। मेरा आपसे अनुरोध है कि बहुत सी बातें बताने लायक है, पर समय की कमी है। एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन में। ये गोवा में आप आइए, समुद्र है, या गोवा शिपयार्ड है। मैं जब शिपिंग मंत्री था तो मेरी एक कल्पना थी कि नया एयरपोर्ट बना है मोआ में। तो मैंने कहा कि ये मोपा एयरपोर्ट में, तो आप एक करिए कि लोग रोड से जाने के बजाय वाटर टैक्सी से होटल में जाएंगे। अभी मैंने यहां के पोर्ट को बहुत डेवलप किया है, योजना भी तैयार की, और वाटर टैक्सी में बैठकर लोग एयरपोर्ट से उतरेंगे, वहां से रोपवे से पोर्ट जाएंगे, पोर्ट में
अपना सामान लेकर बोट में बैठेंगे और होटल में जाएंगे और एयरपोर्ट तक जा सकेंगे। कोई कठिन नहीं है। अब मुंबई में नए एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए एक योजना मैंने तैयार करके रखी है और अभी राष्ट्र सरकार उसको काम कर रहा है। जैसे 10,000 वाटर टैक्सी तैयार होगी और मुंबई के किसी भी दिशा से 17 मिनट में पहुंच जाएंगे नए मुंबई के एयरपोर्ट पर। नो ट्रैफिक जाम, नो पोल्यूशन। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में प्रदूषण को कम करना, ये जो हमारी विचारधारा के आधार पर स्वदेशी, स्वावलंबन और स्वतंत्र, ये तीनों बातों का विचार करते हुए एक इकोनॉमिक मॉडल हमने गंगा को शुद्ध किया। मैं आपको ताज्जुब से बताता हूं कि ये पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कितनी सक्सेसफुल है। इससे हमारा विकास का दर 4 गुना 5 गुना मल्टीप्लाई हो सकता है। एक मथुरा में वाटर रिसोर्स मंत्री करके मुझे एक प्रयोग करने की संधि मिली कि 90 MLD स्लश थी मथुरा की। मेरे मन में एक आइडिया आई कि अपन इसको हाइब्रिड एन्युटी में करेंगे, जैसे BOT, हाइब्रिड एन्युटी, EPC रोड के मॉडल है, वैसे मैंने उसको पानी में तैयार किया और 90 MLD स्लज को शुद्ध करना। और इंडियन ऑयल के चेयरमैन वैद्य साहब को मैंने बुलाया। मैंने कहा ये रिफाइनरी में आप पानी कितना लेते हो, कहां से लेते हो? बोले उत्तर प्रदेश सरकार से। कितने पैसे देते हो? बोले साल के 25 करोड़। मैंने बोला आप 20 करोड़ दीजिए, मैं आपको शुद्ध पानी देता हूं। और हमने टेंडर निकाला, 40% फ्रॉम गवर्नमेंट एंड 60% फ्रॉम द इन्वेस्टर। और जो गंदा पानी था मथुरा का, सीवेज वाटर था, उसको 90 MLD स्लज को शुद्ध बनाया। अब वो पानी इंडियन ऑयल ले रहा, 20 करोड़ साल के दे रहे। और त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी ने पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में हाइब्रिड एन्युटी में प्रोजेक्ट लिया और मथुरा की 90 MLD स्लज का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अब डोलेरो अहमदाबाद रोड में हमने 25 लाख टन कचरा सेग्रीगेट किया, सेग्रीगेट करके रोड में डाल दिया। अब दिल्ली में गाजीपुर की टेकड़ी है कचरे की, वहां से 30 लाख टन कचरा सेग्रीगेट किया, वो दिल्ली मुंबई हाईवे में, और UR2 में डाल दिया। तो गंदे पानी को अगर वेस्ट टू वेल्थ एंड नॉलेज टू वेल्थ विद स्वदेशी राष्ट्रवादी विचारों के आधार पर नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो मॉडल्स हम तैयार कर रहे हैं, जिससे हम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे हम लोग रोजगार का निर्माण करते हैं, जिसमें हम सामाजिक समता और आर्थिक समता जो हमारा उद्देश्य है, तो आर्थिक विषमता को नष्ट करके रोजगार को निर्माण करते हैं, तो मुझे लगता है राष्ट्र को समृद्ध संपन्न बनाते हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि राष्ट्रवाद के आधार पर प्रगति और विकास के तरफ जाने के लिए, विश्व गुरु बनने के लिए तंत्र विज्ञान, ज्ञान विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल, सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, ये बहुत है। अभी रोड में हमने खूब प्रयोग किए। ड्रोन आया, अभी दिन वो दूर नहीं है, 200 किलो का ड्रोन मैंने हिमाचल में शुरू करा है कि जो ऊपर में एप्पल होते हैं, तो यहाँ नीचे से दवाइयां और ये बाकी सब बातें ऊपर भेजो ड्रोन से, और ऊपर से एप्पल नीचे लाओ, पैक करो। कॉस्ट कम, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होती है। तो मेरा आपको इतना ही कहना है, इस मंथन में आपको 50 साल के फ्यूचरिस्टिक विजन को, टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसा करना, टेक्नोलॉजी को डेवलप कैसे करना। जैसे लिथियम आयन बैटरी है, हमारे देश में नहीं होती। अभी कॉस्ट क्या है? $150 पर किलोवाट पर आवर, अब आ गई 115। अब हमने एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी ढूंढी, सोडियम आयन टेक्नोलॉजी ढूंढी, जिंक आयन टेक्नोलॉजी ढूंढी। अब नेचुरली मैं बताता हूं, मेरा विश्वास है 2 साल के अंदर पेट्रोल गाड़ी और डीजल गाड़ी, ट्रक और बस की कीमत इलेक्ट्रिक के बराबर होगी। पत्रकार मुझे पूछते थे, कार्टून तक निकाले थे, मैं इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बहुत प्रचार करता था, तो एक कार्टून निकाला कि एक गाड़ी रास्ते में बंद पड़ी इलेक्ट्रिक की, और लोग धक्का मार रहे और मैं देख रहा हूं। अब पत्रकार बोलते थे गाड़ी में इलेक्ट्रिक चार्जिंग, अब किसी की गाड़ी बंद पड़ी? आज कितनी इलेक्ट्रिक गाड़ी आई, वेटिंग लिस्ट लगे। मेरे घर पे आते अभी मुझे बोलते पत्र दो टाटा को, इसको उसको, वेटिंग लिस्ट है। इलेक्ट्रिक स्कूटर आए, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आए, इलेक्ट्रिक बस आए, इलेक्ट्रिक ट्रक आया, इलेक्ट्रिक कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट आए, हाइड्रोजन पर आए। अभी मैंने बंगलोर में इक्विपमेंट का बहुत बड़ा कन्वेंशन एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन किया। पूरा देश बदल रहा है। जेसीबी ने मुझे कहा
जेसीबी कहां की है? इंग्लैंड की। मैंने उनको पीछे लगाकर सीएनजी पर जेसीबी बनाया, अभी हाइड्रोजन पे बनाया। तो उन्होंने कहा कि आपके आग्रह से जेसीबी बना, हमारा बहुत फायदा हुआ। हमारे मालिक जो है लंदन के, वो आपका फोटो लगा के बैठते हैं। बोले क्यों? बोले आपने जबरदस्ती कराई, सीएनजी पर जेसीबी बना, 1000 जेसीबी का ऑर्डर मिल गया। और इसलिए हमने जो टेक्नोलॉजी के आधार पर इनोवेशन किया, उससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट को कम होगा, नए रोजगार निर्माण होंगे, सरकार को रेवेन्यू मिलेगा, रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा तो सोशल सेक्टर में पैसा खर्चा होगा, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा, सिंचाई के प्रोजेक्ट होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, ग्रीन पावर तैयार होगी, वाटर ट्रांसपोर्ट होगा। तो देश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ पर्यावरण की रक्षा होगी और स्वदेशी स्वावलंबन स्वातंत्र को बहाल करते हुए मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति और परिवार पद्धति के आधार पर संस्कार अधिष्ठित समाज की निर्मित होगी। ये दोनों के कॉम्बिनेशन से, इस मंथन से जो निकलेगा वो विश्व का जो कल्याण करो, ये विश्व का कल्याण हो, ये कहने वाली जो भारतीय संस्कृति है, उसके आधार पर विश्व में शांति प्रस्तापित होगी, अहिंसा प्रस्तापित होगी। पर हमारे यहां मराठी में शिवाजी सावंत करके एक बहुत बड़े लेखक है, उन्होंने मृत्युंजय करके महारथी कर्ण के जीवनी पर एक बहुत अच्छी किताब लिखी है। उसके सब भाषा में अनुवादक किताब बहुत ही सशक्त है। और शिवाजी सावंत जी ने उस किताब में एक सुंदर वाक्य कहा है कि सामर्थ्यवान व्यक्ति ही शांतता प्रस्तापित कर सकता है, दुर्बल व्यक्ति ने शांति और अहिंसा पर कितने भी बातें की तो कभी सीरियसली कोई लेता नहीं। हमको सामर्थ्यवान बनना है, सशक्त बनना है, पर हम विस्तारवादी नहीं है। हमारे कारण कभी भूटान और नेपाल के मन में यह शंका नहीं है कि हम उनके जमीन को घुसकर कब्जा करेंगे, ये नहीं है। पर जो लोग सामर्थ्यशाली, ऐसे कुछ देश बने हैं कि जिनके बारे में लोगों के मन में यह भाव है कि क्या करेंगे, कर हमको कब खत्म कर देंगे, क्योंकि हमारी विचार अलग है। पर हमें विश्व में शांति प्रस्तावित करनी है तो आर्थिक सामर्थ्य के साथ डिफेंस का भी सामर्थ्य हमको हासिल करना होगा। डिफेंस का इंपोर्ट नहीं, हमें डिफेंस का एक्सपोर्ट करना होगा। टेक्नोलॉजी जो वर्ल्ड की वो लानी पड़ेगी। हेलीकॉप्टर्स, एमपीबीएस सी प्लेन, फाइटर जेट हमारे यहां बनने चाहिए और हम देश को पूरा देंगे, सामर्थ्यशाली बनेंगे। और जो भगवान श्री कृष्ण ने संदेश दिया था कि मैं अवतार कब लेता हूं, जब दुर्जनों की संख्या बढ़ती है, अन्याय और अत्याचार बढ़ता है, तब सज्जनों का रक्षण करने के लिए परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं इसलिए अवतार लेता हूं कि अन्याय करने वाले, अत्याचार करने वाले दुर्जनों को नष्ट करने के लिए और सज्जनों की रक्षा करने के लिए। सामर्थ्य हमको इसके लिए चाहिए कि दुर्बलों की रक्षा करने के लिए। सामर्थ्य इसलिए चाहिए कि हम विस्तारवादी नहीं है, पर हम हमारे देश के सामर्थ्य के साथ विश्व में शांति प्रस्तापित कर सकेंगे। हमारी विचार हमारे राष्ट्र तक सीमित नहीं है। जो कुछ बातें, जो प्रयोग विचारधारा के समाजवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद और जो कुछ हुआ वो अब भंगार में जमा हो गया। अब कोई इसको जानता नहीं, वो कोई फॉलोअर नहीं। मैं अभी हंगेरी गया था तो पूरे मार्क्स और लेनिन के पुतले उखाड़ उखाड़ कर एक गार्डन में रखे थे, हंगेरी में है। मैं चेकोस्लोवाकिया गया था, पूरे पुतले उखाड़ उखाड़ कर रखे बाजू में। अब लोग बोलते, कम्युनिस्ट बोलते तो चिढ़ जाते हैं। जो रशिया से लगकर जो यूरोपियन राष्ट्र थे, जो कम्युनिस्ट बने थे, उनने कम्युनिज्म को छोड़ दिया, समाजवाद खत्म हो गया। और कांग्रेस की आर्थिक नीति के साथ 60 साल अवसर बनने के बाद भी गरीबी दूर न हुई, न रोजगार निर्माण हुआ, न देश का विकास हुआ। हमारे इकोनॉमिक मॉडल के आधार पर स्वदेशी स्वावलंबन और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए विश्व में सामर्थ्यशाली बनने का जो हमारी विचारधारा है, जो मॉडल है, उसी के आधार पर हम निश्चित रूप से यशस्वी होंगे। और इस मंथन से, इस नई विजन को प्राप्त करने के लिए जो चिंतन और मंथन होगा सभी क्षेत्रों में, एग्रीकल्चर, सोशल सेक्टर, ट्राइबल सेक्टर, फॉरेस्ट, इंडस्ट्री, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इन सब की जो 50 साल की नीति बनेगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, जो पर्यावरण की रक्षा करने वाली होगी, गरीबों का कल्याण करने वाली होगी, रोजगार को निर्माण करने वाली होगी, उस स्थिति को, उस मंथन को लेकर प्लानिंग इन एडवांस, प्लानिंग इन डिटेल
फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक विजन और फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग हमारे भविष्य के मंथन का निश्चित पांचजन्य के इस कार्यक्रम से होगा। और ये अगर हम पूरा करेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जो हमारे प्रेरणा स्रोत है, उनके लिए वो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए अटल जी ने अपने जीवन में अपना पूरा जीवन एक प्रचारक के रूप में राष्ट्र के प्रगति और विकास के लिए समर्पित किया था। मुझे लगता है उनके आज के जन्मदिन में हम सब उसी भाव से कटिबद्ध होकर इसमें जरूर कार्य करें। इसी बात को रखते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। हमें सामर्थ्यवान बनना है, हमें आत्मविश्वासी बनना है, और साथ ही अगर 50 साल की आगे की सोचनी है तो हमको ये काम करना होगा। लेकिन नितिन जी, हमें आपको और भी सुनना था, और भी सुनने का मन है। इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा आपका भाषण, ये हमको हालांकि आपने 3 दफे कहा। एक बार मुझे लगता है कि हम सभी उनको कई दफे अनगिनत दफे सुन चुके हैं, लेकिन एक बार फिर जिस रैप्ट अटेंशन के साथ हमने सुना है, एक स्टैंडिंग ओवेशन जरूर बनता है माननीय श्री नितिन गडकरी जी के लिए। एक मिनट के लिए बस मैं नितिन जी के सम्मान के लिए कुछ लोगों को मंच पर बुलाना चाहता हूं। श्री दामू नायक जी, प्रदेश जनरल सेक्रेटरी भाजपा गोवा, मंच पर आए। श्री विजय तेंदुलकर जी, राज्यसभा के पूर्व सांसद, भी मंच पर आए। साथ ही श्री संकल्प जी, विधायक यहां के, उनसे भी आग्रह है। जर्मनी में संपर्क भारती के का काम देख रहे विकास कुमार से भी मेरा आग्रह है कि वो भी मंच पर आए नितिन जी के। उन्हें कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी,